जो पिछला वाला जो वीडियो था वो था पोस्टपार्टम हेमरेज के ऊपर। ये वाला जो वीडियो ये रहेगा पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस। पोस्टपार्टम मतलब लेबर के बाद में बच्चा पैदा हो चुका है, एंडोमेट्राइटिस मतलब इन्फेक्शन हो गया यूट्रस का। ठीक है, तो इन्फेक्शन के अंदर अपन को क्या दिखता है, इन्फेक्शन हो गया मान लो यूट्रस का, तो अपन को पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद में लेबर के बाद में अपन को फीवर दिखेगा पेशेंट के अंदर और चिल्स दिखेंगे। फीवर और चिल्स इन्फेक्शन में दिखता है। ठीक है, और आफ्टर लेबर क्योंकि पोस्टपार्टम है ये। इसके रिस्क फैक्टर क्या होता है कि कब कब ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर प्रोलॉन्ग लेबर बहुत लंबे टाइम तक लेबर चला है, तो अगर है ना लंबे टाइम तक ये लेबर चला है तो लंबे टाइम तक सर्विक्स खुला था, सर्विक्स खुला था तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, बाहर से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, बैक्टीरिया अंदर जा सकता है। या फिर अपन ने मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा किया है। ठीक है, प्लेसेंटा को अपन ने हाथ डाल के अंदर से निकाला है, तो जब हाथ अंदर गया ना सर्विक्स के अंदर, तो सर्विक्स के अंदर बैक्टीरिया भी जा सकते हैं उसके साथ में। उसके अलावा यूट्रस का एग्जामिनेशन किया अगर अपन ने कुछ, तो उसके लिए भी अपन है ना बाहर से कुछ सर्विक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो उससे भी वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा है ना जो एनहाइड्रस मतलब कि जो अमनियन होता है ना, अमनियोटिक फ्लूइड, वो अगर कम है तो उससे भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस है ना इन इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन को जब है ना एनहाइड्रस हो जाए ना, मतलब कि एनहाइड्रस हो जाए पेशेंट, तो उसको अपन को है ना एंटीबायोटिक दे देने चाहिए प्रोफाइलैक्सिस में, जिससे कि है ना एंडोमेट्राइटिस ना हो। ये क्वेश्चन मैम कभी कभार पूछ सकती है, ये मैम ने बोला था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकती हो। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन, तो है ना इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, या तो सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस मतलब कि इन्फेक्शन, ये पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। या फिर हो सकता है पेरिटोनाइटिस। ठीक है, ये भी आइटिस है तो ये भी इन्फेक्शन है कि पेरिटोनियम का इन्फेक्शन हो गया है, ये हो गया। अब इसके अलावा जब इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन की और क्या अपन को सिम्टम मतलब साइन दिख सकते हैं कि जो उसका जो है ना डिस्चार्ज हो रहा होगा वेजाइना से, मतलब कि वो है ना ऐसा गंदा गंदा सा गंदी स्मेल वाला वो अपना डिस्चार्ज होगा वहाँ से वेजाइना से। उसके अलावा जो यूट्रस होगा ना, वो इन्फ्लामेशन होगा उसके अंदर, मतलब कि वो है ना टेंडर होगा, मतलब पेनफुल होगा वो, और सोलन होगा। सो सोलन होने की वजह से बड़ा यूट्रस होगा। ठीक है, यूट्रस बड़ा रहेगा। प्रेगनेंसी में लेबर के बाद में यूट्रस छोटा हो जाना चाहिए नॉर्मली, लेकिन इसका यूट्रस बड़ा रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, तो इन्फेक्शन में हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम कल्चर और सेंसिटिविटी करते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी क्यों करते हैं हम, एंटीबायोटिक्स देने के लिए, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देने के लिए। इसके अलावा इन्फेक्शन में हम यूरिन एनालिसिस भी कर सकते हैं। और बात मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें पीसीआर नहीं डालना है। ठीक है, बाकी जो इन्फेक्शन थे वहाँ पर पीसीआर डाल रहे थे, इधर पीसीआर नहीं डालना है, क्योंकि पीसीआर हम डालते हैं एसटीडी के लिए या एसटीआई के लिए। और एसटीआई कब होता है पेशेंट को, जब वो सेक्सुअली एक्टिव होती है। प्रेग्नेंट लेडी सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी लेबर टाइम उससे पहले, तो उसको है ना एसटीआई नहीं होगा, इसलिए पीसीआर नहीं करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में अब क्या चीज़ ज़रूरी है कि 2 एंटीबायोटिक तो हमें देनी ही देनी है। उसके अलावा साथ में हमें मेट्रोनिडाज़ोल भी देना है। और जो 2 एंटीबायोटिक देनी है, उनका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सेफ्ट्राइक्सोन और जेंटामाइसिन। इसके अलावा दूसरी भी एंटीबायोटिक्स हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अपन ये याद रखेंगे, सेफ्ट्राइक्सोन और जेंटामाइसिन। ठीक है, और अगर इससे ठीक नहीं हुआ, ठीक है, इन एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुआ और सेप्सिस प्रेजेंट है अभी भी, तो है ना सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन का कोई सोर्स है, यहाँ पर क्या सोर्स है, यूट्रस है, यूट्रस का इन्फेक्शन है, उससे सेप्सिस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट लास्ट की हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को काट कर निकाल देंगे, ना रहेगा यूट्रस ना रहेगा सेप्सिस। ठीक है, उसके अलावा अपन इसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, ये हर इन्फेक्शन अपन दे देते हैं, सेप्सिस में दे देते हैं। और है ना सेप्सिस का मेन चीज़ एक और ये है कि सेप्सिस जो होता है ना, एक शॉक होता है, शॉक में क्या होता है, बीपी कम होती है। एक तो हेमरेजिक शॉक होता है जो अपन को पीपीएच में दिखता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है शॉक सेप्टिक शॉक, उसमें इन्फेक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ठीक है, ये सब हो गया अपना पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस का केस। इसके दो केस है अपने पास में, एक तो है, तो इसके दो केस अपने पास है 21 और 55। और भी कुछ केस में पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस आ रहा है, लेकिन वो हिस्ट्री में। ठीक है, मेन डायग्नोसिस जो चीफ कंप्लेन लेके आ रही है वो 21 और 55 केस के अंदर, तो ये अपन फिलहाल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अपन केस नंबर 21 कर रहे हैं। इसका केस में दे रखा है कि पोस्टमार्टम वुमेन है। ठीक है, तो पोस्टमार्टम पीरियड अपन लिख सकते हैं 6 दिन बाद में। ठीक है, मतलब ये लेबर के 6 दिन बाद की बात चल रही है, तो 6 दिन में इन्फेक्शन अपने आप धीरे धीरे बन सकता है। ठीक है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा तब पेशेंट वापस अपने पास आएगी। इन्फेक्शन आपको कैसे पता चला, इसका टेम्परेचर हाई दे रखा है, फीवर हो रही है, चिल्स हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन है इसको। ठीक है, अब इसके इन्फेक्शन में ये कौन सा इन्फेक्शन है वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके है ना एंडोमेट्राइटिस है या क्या है।
उसके लिए हम देखेंगे कि जो यूट्रस की साइज़ है ना वो बड़ी है। देखो, द फंडस ऑफ द यूट्रस इज़ पैल्पेटेड 1 ट्रांसवर्स फिंगर अबव द नेवल, कि जो नेवल के बिलो, ठीक है, मतलब नेवल तक लगभग है वो। तो नेवल तक है ना, वो उसको नेवल से बहुत नीचे आ जाना चाहिए लेबर के बाद में, क्योंकि बच्चा निकल चुका है तो यूट्रस छोटा हो जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के बाद। तो यहाँ पर नहीं हुआ, नेवल तक के लगभग है वो, तो इसको अपन बड़ा यूट्रस मानेंगे। उसके अलावा जो यूट्रस है ना वो पेनफुल है पैल्पेशन पे, ठीक है। यूट्रस की कोई दिक्कत है, मतलब यूट्रस का कोई इन्फ्लामेशन है इसलिए पेनफुल है वो, और यूट्रस बड़ा है, ठीक है। बड़ा क्यों? इन्फ्लामेशन की वजह से बड़ा है। और जो डिस्चार्ज आ रहा है ना यूट्रस के अंदर से, वो ना ऐसा अनप्लीजेंट आ रहा है, उसका बुरी ऑर्डर आ रही है, बुरा स्मेल दे रहा है वो डिस्चार्ज, मतलब कोई इन्फेक्शन है अंदर, ठीक है। तो इससे हमको पता चल रहा है, इन सब पॉइंट से अपन को पता चल रहा है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इनसे अपन को पता चल रहा है कि एंडोमेट्राइटिस है, ठीक है। उसके अलावा अब अगर एंडोमेट्राइटिस के रिस्क फैक्टर हम देखें इस केस में, तो पहली बात तो ये पेशेंट जो था ना एनहाइड्रस था, ठीक है। एनहाइड्रस वो भी 18 आवर्स के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एनहाइड्रस था। उसके अलावा इसके जो प्लेसेंटा था ना उसको हम सेपरेट करने के लिए हमें मैनुअली सेपरेट किया है, मतलब हाथ डाल के उसको प्लेसेंटा को निकाला गया है। तो 2 रिस्क फैक्टर हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब इसका अपन डायग्नोसिस देखेंगे, तो डायग्नोसिस में हम लिखेंगे, तो इस केस नंबर 21 का डायग्नोसिस हम लिखेंगे 6th डे पोस्टपार्टम पीरियड, क्योंकि ये दे रखा क्वेश्चन में 6 डे, ऊपर से पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। ये अपना हो गया डायग्नोसिस। उसके अलावा इसमें इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, पहली बात तो है ना, इस पेशेंट को देखो जो ब्लीडिंग हो रही थी पीपीएच हो रहा था, ठीक है। तो पीपीएच को रोकने के लिए, पीपीएच क्यों हो रहा था? क्योंकि प्लेसेंटा अंदर था, तो टिश्यू फैक्टर की वजह से ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो उस टिश्यू को हमने निकाला मैनुअली। तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो ब्लीडिंग वाले केस में अपन क्या क्या लिखते हैं इन्वेस्टिगेशन में? सीबीसी, एलएफटी और कोगुलोग्राम, ये ब्लीडिंग में हम लिखते ही हर जगह। उसके अलावा रिटेन प्लेसेंटा को हमने मैनुअली निकाल तो दिया, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। ये सब हो गया। उसके अलावा इसको एंडोमेट्राइटिस है, मतलब इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के लिए हम कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे एंटीबायोटिक देने के लिए, ऊपर से यूरिन एनालिसिस करेंगे। ये हो गया अपना इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? अब इनको मतलब हमारी क्लास में जो पढ़ा है मैं वो बताता हूँ। हमारी क्लास में ये बताया कि 2 एंटीबायोटिक्स प्लस मेट्रोनिडाजोल देना है। जो 2 एंटीबायोटिक देते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, और कोई भी, मतलब ये, मतलब एक एग्जांपल ये याद रख के चलना है कि सेफ्ट्राइक्सोन और जेंटामाइसिन, तो इनको याद करके चलेंगे, ये बोलेंगे तो सही हो जाएगा। और मेट्रोनिडाजोल हमें देना ही देना है साथ में, कंपलसरी है ये वाला। और इसके साथ में हमें बुखार के लिए, फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक देंगे, और आईवी फ्लूइड्स देंगे हम इसे, और आयरन सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। अब इस केस में अगर रिस्क फैक्टर देखिए, हम अगर इस केस की बात करें तो इस केस में रिस्क फैक्टर क्या है? ड्राई पीरियड है, ठीक है। इसके अंदर ड्राई पीरियड बोले एनहाइड्रस पीरियड है इसके अंदर 18 आवर्स के लिए, ये फर्स्ट रिस्क फैक्टर हो गया। सेकंड रिस्क फैक्टर मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये इस केस की बात हो गई। और एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर अगर पूछा जाए तो प्रीवियस एंडोमेट्राइटिस है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इस केस के अंदर नहीं है लेकिन हो सकता है ये भी। अब हम देखेंगे केस नंबर 55 करेंगे, केस नंबर 55, ठीक है। इसमें भी अगर अपन देखें तो इसमें दिखा कि 10 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये भी पोस्टपार्टम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। 10 डेज है तो ये है ना लेट पोस्टपार्टम हो गया, तो ये लेट पोस्टपार्टम पीरियड हो गया, 10 डेज दिया हुआ है। उसके अलावा इसका अगर अपन देखें, इसको फीवर और चिल्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, इसका अंदर कोई इन्फेक्शन है। अभी इन्फेक्शन किस चीज़ का है वो अपन पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस ऑन द सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, इसका मतलब कि जो यूट्रस था ना वो छोटा नहीं हो रहा, वो बड़ा है। तो बड़ा यूट्रस मतलब वो इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है शायद बड़ा, क्योंकि इसके अंदर है ना इन्फ्लामेशन के अपन को साइन मिल रहा है, फीवर, इसको चिल्स आ रहा है। तो अगर यूट्रस का इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोमेट्राइटिस। तो ये एंडोमेट्राइटिस का केस है, ठीक है, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस का, कि यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया। अब यूट्रस के इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर अगर अपन यहाँ पर देखें तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ अम्नियोटिक फ्लूइड, तो जो अम्नियोटिक फ्लूइड है उसका रप्चर हो गया है। तो रप्चर हो गया तो वहाँ भी है ना जगह बन गई इन्फेक्शन होने की, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। एनहाइड्रस है तो ये सेकंड रिस्क फैक्टर हो गया। और थर्ड रिस्क फैक्टर, पहले से कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि इसको एडिनोक्साइटिस और एंडोमेट्राइटिस की इसकी हिस्ट्री रह चुकी है, तो इसका थर्ड रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके अलावा अपन देखें तो इसको है ना एनलार्ज यूट्रस दिया हुआ है कि 12 वीक का प्रेगनेंसी यूट्रस बना हुआ है इसका, मतलब बहुत बड़ा यूट्रस, मतलब इन्फ्लामेशन है। उसके अलावा इसका यूट्रस जो है वो पेनफुल है, और इसका जो डिस्चार्ज हो रहा है ना वेजाइना से वो क्लाउडी है, उसके अंदर है ना बुरी बुरी स्मेल आ रही है, ठीक है, अनप्लीजेंट ऑडर आ रहा है।
और इसका WBC बढ़ा हुआ, WBC बढ़ा मतलब इन्फेक्शन है इसको। इसका ESR बढ़ा हुआ, ESR बढ़ा हुआ मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है। ESR कुछ लगभग 20 से ज़्यादा है तो अपन मान के चलो इन्फेक्शन है। और WBC कुछ 5 to 10 ये नॉर्मल रहता है, तो इधर 20 है तो इसको हाई WBC बोलेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस तो ये भी इन्फेक्शन बता रहा है अपन को। तो अपन डायग्नोसिस में लिखेंगे लेट पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस और सेप्टिक शॉक, क्योंकि इसका BP लो है, ठीक है। और इस वाले केस का जो सेप्टिक शॉक का जो ग्रेड है ना, अभी वाला केस हमको मैम ने कराया नहीं है, जब मैम कराएगी तो इस सेप्टिक शॉक ग्रेड की 2Q है इसके अंदर, वो मैं ना एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। ये केस अभी हमारा हुआ नहीं है, वेडनेसडे को कराएगी मैम। और इसका इन्वेस्टिगेशन अगर अपन देखें तो इन्वेस्टिगेशन में पहली बात तो इससे है ना, तो इसके इन्वेस्टिगेशन अपन ने ब्लीडिंग वाले सब इन्वेस्टिगेशन कर लिए, CBC LFT कोगुलोग्राम, ठीक है। ब्लीडिंग वाले सारे इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिए, क्योंकि पोस्टपार्टम पीरियड है तो इसके अंदर ब्लीडिंग तो होती ही है। उसके अलावा इन्फेक्शन के लिए हमने क्या किया, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी किया ताकि हम सही से एंटीबायोटिक दे सकें। और प्रोकैल्सिटोनिन हमने किया क्योंकि इसके अंदर सेप्सिस है, तो सेप्सिस के केस में अपन प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट करते, ये भी एंटीबायोटिक्स गाइड करता है अपन को। और इसके अलावा यूरिन एनालिसिस करेंगे अपन, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, रिससिटेशन करेंगे जिसके अंदर हम IV फ्लूइड्स देते हैं, और प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे और साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे, ये इतना करेंगे। अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है, काम नहीं किया, तो हम इसका हिस्टेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम करेंगे एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के केस, उसके अंदर अपने 4 केस हो जाएंगे, 5 केस हो जाएंगे।